हर हर महादेव। चलो भाई, आज अपन बात करेंगे विलेयता की, सोल्युबिलिटी की। ठीक है, इससे पहले अपन ने अभी तक बात करी है सांद्रता की। ठीक है, और उसको प्रदर्शित करने वाले अलग अलग टर्म्स की, जैसे कि मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत वगैरह वगैरह, और वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। इसके बाद में अभी जो देख रहे हैं अपन, देखेंगे विलेयता। तो सबसे पहले मैंने बताना है आपको कि विलेयता होती क्या है। तो देखो, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे 100 ग्राम जल ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना विलायक। और ये कैसा है, द्रव होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए, द्रव। तो 100 ग्राम जल में मैंने क्या मिलाया, कोई विलेय मिलाया। तो किसी ताप पर, कोई इसका कोई ना कोई तापमान होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी है, फिक्स है, कोई भी टेम्परेचर है, उस पर मैंने इसमें विलेय मिलाया। तो विलेय या 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसा कोई फिक्स अमाउंट होगा जो इसमें घुलेगा। तो विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो मैंने विलेय घोला किसमें, 100 ग्राम जल में। तो जल का द्रव्यमान भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, और विलेय की कोई ना कोई मात्रा ग्राम में ले ली, जो कि किसी ताप पर इस 100 ग्राम जल में घुल रही है। तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, विलेयता बोलता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि विलायक के एक द्रव्यमान में कितना विलेय घुल रहा है किसी ताप पर, वही क्या है, विलेयता है। तो देखो, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो किसी ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घोली जा सके। ठीक, उसी को अपन क्या कहते हैं, विलायकता कहते हैं। और यह है, इस अवस्था में जो विलयन होता है बेटा, वो क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संतृप्त अवस्था का मतलब क्या होता है कि जो विलेय है वो जितना अधिकतम घुल सकता है विलायक में, वो घुल गया। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे विलेय की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, ये जरूर ध्यान रखेंगे, अधिकतम मात्रा जो किसी ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घोली जा सके, आसानी से घुल जाए, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, विलायकता बोल देते हैं। अब अपने को इस विलायकता के बाद में जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो ठोस की विलेयता, एक द्रव की विलेयता और एक गैस की विलेयता। ठीक है, 3 चीज़ों को अपने को पढ़ना है, ठोस की विलेयता, द्रव की विलेयता और गैस की विलेयता। तो अपन क्या करेंगे, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो भी विलायक लेना है वो द्रव लेना है। ठीक, तो विलायकता की डेफिनेशन, परिभाषा समझने के बाद में सबसे पहले अपन बात करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। तो द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में ठोस की विलेयता। ठीक है, विलाय कैसा रहेगा अपना, ठोस रहेगा, विलाय कैसा रहेगा, द्रव, और अपना विलेय कैसा हो जाएगा, ठोस। ठीक है, तो इसकी बात करनी है। तो देखो, इसमें जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो आप बोल सकते हो नमक का जल में घोल। तो इसे देखने पे पता चलेगा जल क्या हो जाएगा, अपना द्रव हो जाएगा, और नमक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अब ये बात तो है, अब इसकी विलेयता यानी कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अपन देख रहे हैं, करने वाले कारक। और यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी ठोस की विलेयता को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला कारक जो यहाँ पे आता है वो आता है प्रकृति। ठीक है, और प्रकृति किसकी, ठोस मतलब विलेय, और द्रव मतलब विलायक। तो यदि कोई ध्रुवित विलेय है, ध्रुवित विलेय यानी कि ध्रुवीय अणु है, तो वो किस में विलेय होगा, वो ध्रुवित
विलायक में विलय होगा ध्रुवित विलायक। ठीक, ध्रुवीय विलय किसमें? ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, और अध्रुवित जो है विलय वो किसमें विलय होगा? अध्रुवित में, अध्रुवित विलायक में। अब ये कहानी कैसे समझनी है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है ये, कि सर यहाँ पे समस्या ये आएगी कि किसको ध्रुवित ले किसको अध्रुवित। तो इसके लिए आपको जो 11th क्लास की केमिस्ट्री में बेटा आपने पढ़ा था रासायनिक बंध, वहाँ पे आपने पढ़ा था डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। जिस मॉलिक्यूल का, जिस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता वो ध्रुवित है, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाए वो क्या हो जाता था? अध्रुवित। लेकिन सर यहाँ पे कैसे हम करें? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय विलायक में आपको याद रखना है जल, ठीक है, और अध्रुवीय विलायक में आपको जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक, वो सारे के सारे किस में याद रखने हैं? अध्रुवित में। जैसे कार्बनिक विलायक में CCl4 होता है अपना, CS2 होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, और ईथर होता है, ठीक है। इन सबको जो भी जहाँ पे भी कार्बन आ जाए उसको समझ लेना कि वो कैसा विलायक है? अध्रुवीय विलायक है। ठीक, अब ध्रुवीय विलय में कौन से याद रखें? तो ध्रुवीय विलय में आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे जिनका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, जैसे NH3, लेकिन ये तो क्या है? गैस है। तो ठोस में कौन से लोगे आप? ठोस में जितने भी लवण हैं, लवण, लवण क्यों? क्योंकि सर ये धनायन और ऋणायन से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं बेटा? धनायन और ऋणायन से। तो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कैसा हो जाता है? ध्रुवीय विलायक होता है, ठीक है। कोई भी विद्युत अपघट्य लेंगे तो वो कैसा विलायक विलय कंसीडर करेंगे? ध्रुवित, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, कि कोई मान लो अपन ठोस विलय विलायक में मिला रहे तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि ताप कम और ज़्यादा करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो एक बात याद रखनी है, ठोस की विलेयता जो है, ठोस की विलेयता की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठोस की विलेयता में 2 चीज़ें मैं कंसीडर कर लेता हूँ। एक तो जब आप किसी ठोस को लिक्विड में द्रव में घोल रहे हो तो वो प्रोसेस प्रक्रम जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? या तो वो ऊष्मा शोषी होगा, ठीक है, या फिर वो कैसा होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा। याद रखना मेरी बात को मरते दम तक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी के लिए डेल्टा H जो होता है बेटा, ऊष्मा शोषी के लिए वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखना एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और ऊष्मा क्षेपी के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक। अब ली शातालीय प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है, ली शातालीय नियम, ये भी अपन ने 11th में जो चैप्टर था अपना रासायनिक साम्य उसमें पढ़ा था। तो ली शातालीय नियम के अनुसार क्या होता है? अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो बेटा ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना, विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है तो वहाँ पे तो खुद ही ऊष्मा निकल रही है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो मैंने ताप बढ़ाने पर, तो मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया? विलेयता तापमान के समानुपाती, और यहाँ पर तापमान के क्या हो जाएगी? विलेयता व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये बात कर ली अपन ने, प्रकृति की बात कर ली और ताप की बात कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मैं बात करूँ कि यहाँ पर दाब का क्या प्रभाव होगा।
कि ठोस की दर में विलेयता में दाब का प्रभाव बताओ। तो बेटा याद रखना है आपको, यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। दाब को आप कम करो ज़्यादा करो तो ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। नेचर, प्रकृति की क्या बात बोली कि ध्रुवित ध्रुवित में विलय होगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में। फिर उसके बाद ताप की बात करी, ताप में दो कंडीशन आपको बता दी। तीसरी बात करें तो बात होगी दाब की। ठीक है, और दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। ये बात ध्यान रख लो आप, बस इतनी सी सिंपल सी बात बताइए। क्यों भाई, है ना, मज़े आ रहे हैं, कहाँ आ रहे मज़े। ठीक है ना, चलो ये बात करने के बाद में अब देखो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक तो एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी परिवर्तन, वो होता है क्रिस्टल का, क्रिस्टल जालक। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनने की ऊर्जा। और एक होता है अपना एंथैल्पी, ये होता है विलायकन। विलायकन मतलब जब घुल रहा है कोई चीज़ तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन जो आता है उसको विलायकन एंथैल्पी अपन बोलेंगे। और जब कोई सॉलिड बनता है, कोई ठोस बनता है, तो उसका जो क्रिस्टल होता है, ठोस जालक जो बनता है, उसको डेल्टा एच क्रिस्टल या डेल्टा एच जालक, जालक एंथैल्पी और वो विलायकन एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी या इसको अपन क्या बोलेंगे, विलायकन एंथैल्पी या विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा। देखो एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब इन दो चीज़ों से ही अपन अगली जो कंडीशन है वो बना रहे हैं। देखो जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी विलेयता की, तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज लिया था, वो था अपना संतृप्त विलयन। तो देखो संतृप्त विलयन क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने बोला कि वहाँ पर विलयन की अधिकतम जो मात्रा थी वो घुलने वाली, वो घुल गई, इसके अलावा ज़्यादा मात्रा नहीं घुलेगी ना ही कम घुलेगी। तो किसी तापमान पर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई विलायक लिया हुआ है। ठीक है, अब ये विलायक में मैंने क्या डाला, कोई विलेय डाला किसी ताप पर। अब इस विलेय की कोई मात्रा जो इसमें अधिकतम घुलने वाली थी वो घुल गई। ठीक है, तो ये घुल गई। अब इससे एक भी अगर पार्टिकल या कण में ज़्यादा मिलाऊंगा तो वो ठोस अवस्था में रहेगा, मतलब नहीं घुलेगा। या फिर इससे कम करता हूँ तो उस विलयन में वो आसानी से घुल सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो देखो अधिकतम जो घुलने की अवस्था है वो यहाँ पर संतृप्त विलयन में होती है। तो इस केस में अगर मैं कहूँ कि जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा का मान जो है किसका कम और किसका ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेल्टा एच जालक और डेल्टा एच विलायकन ऊर्जा का मान जहाँ पर बराबर हो जाए उसी विलयन को अपन क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच जालक बराबर हो जाए किसके, डेल्टा एच विलायकन के। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, संतृप्त विलयन की अवस्था बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात अपनी संतृप्त विलयन की हो गई। ये क्या लिख दिया मैंने, विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन मतलब जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा का मान बराबर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन समझना कि अगर मान लो यहाँ पर डेल्टा एच जालक जो है वो रह जाए कम, ठीक है, और डेल्टा एच विलायकन रहे ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो है जालक ऊर्जा कम है और विलायकन ऊर्जा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि अभी विलेय जो है विलयन में या फिर विलायक में और घुल सकता है। विलायकन ऊर्जा ज़्यादा का मतलब और घुल सकता है। तो यहाँ पे अगर और ज़्यादा घुल सकता है तो अभी मतलब कि संतृप्त अवस्था नहीं आई है। संतृप्त अवस्था का मतलब होता है कि अधिकतम जितना घुलना था उतना घुल गया। ठीक,
तो इस अवस्था को अपन बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से कम होता है, अथवा जिसमें विलेय की अभी और मात्रा अपन क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना असंतृप्त विलयन। इसी के अलावा अगर एक और मैं बात करूं तो उसमें देखना कि अगर मान लो डेल्टा एच जालक जो है क्रिस्टल की जो एंथैल्पी है वो हो गई ज़्यादा, और डेल्टा एच विलायकन जो है वो हो गई कम। ठीक है, ये घुलने पर मुक्त हुई ऊर्जा और ये क्रिस्टल बनता है तब की ऊर्जा है। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये नया टर्म है, नया शब्द है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। कुछ नहीं, बस फिलहाल इन दो बातों को याद रख लो, ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं है यहाँ से। लेकिन ये कंडीशन, इन दोनों ये रिलेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में सर जालक ऊर्जा ज़्यादा हो गई, विलायकन ऊर्जा कम रह गई। विलायकन ऊर्जा कम होने का मतलब अब विलेय नहीं होगा। जालक ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब कि क्रिस्टल की फॉर्म में ही रहेगा, वो जालक की रूप में ही रहेगा। तो इस कंडीशन में अपन जो विलयन बनता है उस विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये बात ध्यान रखें आप, अति संतृप्त विलयन। तो तीन कहानी मैंने आपको बताई, एक संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। और जब ये क्लियर हो जाती है तो ठोस की दरों में विलेयता भी ख़त्म हो जाती है। क्यों भाई? देखो कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिंपल सी बातें बताई। और लेकिन मैं इस बात पे गारंटी आपको ये दूंगा कि ठोस की दरों में विलेयता में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक। संतृप्त विलयन क्या होता है ध्यान रखना है, कंडीशन ध्यान रखनी है। असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसकी कंडीशन ध्यान रखनी है। और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसकी भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दाब का कोई प्रभाव होता नहीं है, ताप का प्रभाव मैंने बता दिया। और एक प्रकृति का प्रभाव जो था वो ध्रुवीय में विलायक और अध्रुवीय में विलायक, अध्रुवीय में विलय होगा। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। अब बात यह आती है कि इसके बाद में क्या इस टॉपिक में से कुछ एक्स्ट्रा बनता है, तो एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ नहीं बनता है। ठीक है, अब अपन अगली बात जो करेंगे वो करेंगे दरों में विलेयता। ठीक है, तो दरों में विलेयता की जब बात करेंगे तो जो यहाँ पे प्रकृति वाला पॉइंट बताया वो सब में कॉमन रहता है कि ध्रुवीय में विलय होता है और अध्रुवीय में विलय होता है। ठीक है, ये कहानी आप ध्यान रखें। और अगली बात अपन करेंगे दरों में विलेयता की।